जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका एडुटोरिया के द्वारा जो 72वें बीपीएससी पीटी का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। जनरल स्टडीज़ का आपका टेस्ट नंबर 22 होने वाला है, जो कि FLT आपका 12 होने वाला है। वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू होगा, 1 से लेकर 75 नंबर। पार्ट 1 में आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो को भैया 1.15x पे जरूर देखिएगा, ताकि थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। देखिए, एग्जाम में मात्र आपका आज 12 दिन बचा हुआ है भैया, ध्यान रखिएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके रिलेटेड आप लोग को अगर कोई भी बुक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा फायदा होगा। चलिए चलते हैं, बिना कोई देर किए हुए चलते सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भैया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, PDF भी वैसा आया है भैया, थोड़ा सा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, ए में आपका है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 का 1 में किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जो भी कथन बी भी आपका बिल्कुल सही है। राज्य के वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय समीक्षा करता है, ये भी कथन आपका सही है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों कथन आपका जो है सही है, यानी कि उपयुक्त कथन आपका सही है, तीनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए, निम्नलिखित भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ताओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ताओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला देखिए आपको मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये आपको पहला हो गया है। उसके बाद आपको मिले हैं जयप्रकाश नारायण को, ये आपका दूसरा हो गया है। उसके बाद आपको मिले हैं किसको, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान को मिले हैं, ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का आपका चौथा हो गया है। चलिए बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका किस वर्ष प्रदान हुआ था, तो 1962 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को आपका 1999 में हुआ। बिस्मिल्लाह खान को आपका कब प्राप्त हुआ था, तो आपका 2001 में हुआ था। बता कर्पूरी ठाकुर को 2024 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 में ऋग्वेद में बिहार का कीकट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीकट कहा जाता है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल राइट है। देखिए, 12 पुराण में कीटक को अवित्र प्रवेश कहा गया है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कथन 3 में है, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार के क्षेत्र तक चुका था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या बोल रहा है, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार क्षेत्र तक हो चुका था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, अठकुल शब्द का संबंध किससे है। बताइएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अठकुल का शब्द का संबंध किससे है, तो अठकुल का आपका देखिए वंजिक संघ के 8 सदस्यों राज्यों से हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, वज्जी संघ के 8 सदस्य राज्यों से हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो निम्नलिखित महाजन पदों को यदि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। तो निम्नलिखित महाजन पदों को यदि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो क्या होगा। बार बार यहाँ मिस्टेक आ जाता है, पहले पूर्व पढ़ लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। पहले पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम जो है सो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा आपका देखिए गंधार, दूसरा हो जाएगा आपका कुरु, उसके बाद हो जाएगा आपका वज्जी, उसके बाद हो जाएगा आपका अंग, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात की उपाधि से जाना जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात की उपाधि से जाना जाता है, तो बिंदुसार को आपका जो है सो अमित्रघात के नाम से आपका जाना जाता है। किसको आपका, बिंदुसार। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में, ध्यान में रखिएगा। देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, उन्हें अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें बोला उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित हैं। शासक, ये सारे आपका शासक हो गए, ये सारे उनके उपाधि हो गए, बताइएगा। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम क्या महाराजाधिराज के नाम से आपका लोकप्रिय थे, ध्यान रखिएगा।
क्या आपको लोग प्रिय थे? चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग। चलिए देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित हैं। चंद्रगुप्त कविराज का आपका उपाधि धारण किया था, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो सो उपाधि धारण किए थे, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। ये कुमारगुप्त क्या परम भट्ट भट्टाकर है, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित। ध्यान रखिए, देखिए भैया इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है। इसमें अगर हम आंसर देख रहे हैं तो इसमें हमको तो पता है कि चारों इसमें सही सुमिलित हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन के हिसाब से ज़्यादा सोल्यूशन में बोल रहा है कि इसमें जो है सो केवल 3 युग्म सुमेलित हैं। थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में हम लोग बताइएगा कि कौन सा सही होगा। मेरे हिसाब से तो ये चारों सही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। चारों हम जानते हैं, हम याद भी किए हैं कि चारों आपको बिल्कुल सही सुमेलित हैं, लेकिन आंसर में कुछ और बता रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, इसीलिए उसमें स्टार लगा दिए हैं। 8वां प्रश्न बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, चलिए बताइए। कि एक में इसकी स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी, क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है। ध्यान, कथन एक आपको बिल्कुल सही है। ह्वेन त्सांग के समय शिलभद्र इसके प्रमुख आचार्य थे, बिल्कुल सही है। 2 में इसका विश्वविद्यालय के आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे, ये भी आपका सही है। 2010 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए, नालंदा में निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने 2003 से लेकर 2004 में नादिया बंगाल पर आक्रमण कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने 1203 से लेकर 1204 ईस्वी में नादिया बंगाल पर आक्रमण कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया? तो आपको कौन बनाए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बनाए थे बख्तियार खिलजी बनाया था। कहाँ बख्तियार खिलजी? तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए, बख्तियार खिलजी ने अपने द्वांतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों को उनके उड़ाने आग लगवा दी थी। रखिए, उन्होंने 2003 से 2004 में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेनु था। लक्ष्मण सेनु बिना किसी लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस पर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए, सल्तनत काल में बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सल्तनत काल में बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 से 25 में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 है और 25 में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहला आपका हो जाएगा रोहिणी देवघर का विद्रोह, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा पटना में पीर अली का विद्रोह, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ये आपका पहला है, वो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा दानापुर सैनिक विद्रोह, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद बिहार के कुछ जिलों में सैनिक शासन लागू, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला आपका कौन सा हो जाएगा? तो रोहिणी देवघर का विद्रोह। दूसरा आपका हो जाएगा पटना में पीर अली का विद्रोह। तीसरा हो जाएगा दानापुर सैनिक विद्रोह। चौथा हो जाएगा बिहार के कुछ जिलों में सैनिक शासन लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। पता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए, खुदीराम बोस की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी, ये आपका सही नहीं है, ध्यान रखिए। ये आपका सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। बाकी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी में मोकामा के निकट आत्महत्या कर ली थी, बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका सही सुमिलित नहीं है। यहाँ तक हम बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही उत्तर कौन सा हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ए में, ध्यान रखिएगा।
देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो महानंदा करती है। कहाँ महानंदा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ध्यान रखिएगा। तो ये महानंदा नदी उत्तर बिहार के किशनगंज में से होकर बहती है और अपने प्रवाह से एक भाग को बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। पता निम्न में से बिहार से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। बताइए निम्न में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। तो आपको सुपौल के जो है सबका सबसे कम लगती है। ध्यान रखिएगा। देखिए सुपौल जिले की नेपाल के साथ सीमा लगभग कितना 25 किलोमीटर हैं, जो बिहार के सभी सीमावर्ती जिलों में से सबसे कम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया 15 नंबर 16 की। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार रामसर स्थल की सूची में शामिल है। बताइए कौन सा बिहार के रामसर स्थल सूची में शामिल है, कौन सा है? तो ये आपका है इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा। देखिए उदयपुर ये भी हो जाएगा आपका बिहार के रामसर स्थल में शामिल है। गोगाबिल भी जो है सबका बिहार के रामसर स्थल सूची में शामिल है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी जो है सबका बिहार के रामसर स्थल सूची में शामिल है। ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों जो है सबका बिहार के रामसर स्थल सूची में शामिल है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। बिहार विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बताइए बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका डॉक्टर प्रेम कुमार है। कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। बताइए पूर्वी भारत में मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण में से एक माने जाने वाले मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरे छोटी दरगाह निर्माण किसने करवाया था? बताइए इसका निर्माण आपका किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है सो आपका ध्यान रखिए इब्राहिम खान काकर करवाए थे। कौन किए थे? तो इब्राहिम खान काकर करवाए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? पूर्वी भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माने जाने वाले मनेर स्थित शाह दौलत के मकबरे छोटी दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम खान काकर करवाए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए बिहार विधानसभा परिषद के कुल 75 सदस्यों में से कौन सा समूह सदस्यों के बिना बड़ा हिस्सा चुनता है? बताइए बिहार विधानसभा के कुल 75 सदस्यों में से कौन सा समूह सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा चुनता है? सबसे बड़ा हिस्सा को कौन चुनता है? तो बिहार विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। ध्यान रखिए बिहार विधानसभा का सदस्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखिए भैया हमसे इसमें क्वेश्चन करते हैं आपका जो सेट आया है सेट ही उसी टाइप का। यूट्यूब पर अगर कोई भी आपका सेट करवाएंगे तो सेम यही सेट करवाएंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रावधान किसके माध्यम से लागू किया गया था? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किसके माध्यम से लागू किया गया था? तो यह बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार से लागू किया गया था। ध्यान में रखिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है इसको आपका लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। मतलब सूची 1 में अभिलेख है, सूची 2 में आपका संबंधित शासक है। ये सारा आपका अभिलेख हो गया, ये सारा आपका शासक हो गए। मतलब मधुबन अभिलेख किसके शासक से आपका संबंधित है? बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तो ये आपका हो जाएगा हर्षवर्धन से आपका संबंधित हैं। बताइए उदयगिरी अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। बताइए महास्थान अभिलेख ये किसके द्वारा आपका है? तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शासक से संबंधित है। बताइए भित्री अभिलेख ये आपका किस शासक से संबंधित है? तो आपका स्कंदगुप्त से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिना ऑप्शन देखे हुए मिलान कीजिएगा तब ज़्यादा मजा आएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों की चर्चा किस ग्रंथ में से मिलती है? बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े प्रसंगों की चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये आपका भगवती सूत्र से मिलती है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में आपका है विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जिसे जनसभा भी कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय कृषि था, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 24 बताते हैं। देखिए कथन है और कारण है, बताइएगा। देखिए कथन एक है कारण आर आपका कहाँ है, कारण आर यहाँ पे है। देखिए कथन ए में क्या बोल रहा है, कथन देखिए ए यहाँ है आर यहाँ है। देखिए मर्योत्तर काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी ईस्वी तक में राजनीतिक क्षेत्र में देवी तत्वों को संविशिष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में इसके उद्देश्य राजनीतिक विकेंद्रीकरण को प्रवृत्ति को नियंत्रित करना था, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए और आर दोनों का सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी आपका करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। थोड़ा सा माफ कीजिए, इसका सोल्यूशन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जो जिसका सोल्यूशन हमको खुद आता है उसका सोल्यूशन हम देते हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो आया था इतना घिसा पिसा हुआ है कि सोल्यूशन कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है। बताइए महाबलीपुरम, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ तक अगर आ गए आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश शासक द्वारा करवाया गया था, मतलब किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो आपका पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए महाबलीपुरम तमिलनाडु में रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन 630 से लेकर 668 ईस्वी के द्वारा करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। मंदिर संख्या की तुलना में 7 हैं, इन्हें कौन सा नाम से जाना जाता है, एकास्मय, हाँ एकास्मय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्रों के विभाजन का सही अवरोही क्रम का पहचान कीजिए। चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्रों का विभाजन का सही अवरोही क्रम का पहचान कीजिए। सही अवरोही क्रम कौन जाएगा, पहला हो जाएगा मंडल, फिर हो जाएगा कोट्टम, फिर हो जाएगा नाडु, फिर हो जाएगा खुर्रम, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पहले क्या बोले मंडल होगा, फिर होगा क्या बोले कोट्टम होगा, फिर नाडु होगा, फिर आपका क्या जो है खुर्रम हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्या बोले थे, चोल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्रों का विभाजन का सही अवरोही क्रम का पहचान करना है, ध्यान रखिएगा। अगला 27वां प्रश्न बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार गवर्नर था, तो कहाँ का सूबेदार गवर्नर था, तो ये जो है सो आपका बदायूं के आपका सूबेदार गवर्नर थे, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। उनके बाद इल्तुतमिश 1210 से लेकर 36 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में आसीन हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है, तो आपका औरंगजेब को जाना जाता है, ध्यान रखिए किसको जाना जाता है, तो आपका शाही दरवेश के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइए सूची 1 में आपका पुस्तक दिया हुआ, सूची 2 में आपका लेखक है, ये सारा आपका पुस्तक होगा, ये सारा आपका लेखक होगा। बताइए तबकात ए नासिरी के लेखक आपका कौन है, तबकात ए नासिरी के आपका लेखक कौन है। वीडियो को भैया 1.15x पे देखिएगा, हम पहले बता रहे हैं, स्पीड आप भी तुरंत बढ़ा लीजिए। कोना में यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सेटिंग होगा, यहाँ पे जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए तबकात ए नासिरी के लेखक आपका कौन है, तो इनके लेखक आपका जो देखिए मिन्हाज उल सिराज हैं, ध्यान में रखिएगा। बताइए खजाइन उल फतू के लेखक आपका कौन है, तो इनके लेखक आपका जो है सो अमीर खुसरो हैं, ध्यान रखिएगा। तो गीत गोविंद के आपका लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक आपका जो हो जाएंगे सो आपका जयदेव हो जाएंगे। बताइए तारिक ए मुबारक शाही के आपका लेखक कौन है, तो आपका
यानी बिन अहमद सरहिंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। क्या बोला, रिक्त स्थान की पूर्ति के पूर्ति रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। अच्छा बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 में हैनसंग नामक व्यक्ति बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तथा एक में क्या होगा, तथा गुलबर्ग, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा क्या थी, इसकी राजभाषा आपका मराठी थी, मराठी थी, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, गुलबर्ग कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है और मराठी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलबर्ग मराठी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइए, मुगल सम्राट अकबर के समय यह प्रसिद्ध गायक कौन था जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था आपका तानसेन थे, कौन से आपका तानसेन थे। देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय वह प्रसिद्ध गायक आपका तानसेन थे जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण 5000 से 20,000 लोगों का 40 साल तक काम किया था। ध्यान रखिए, कितना, 40 साल तक आपका काम किया था। बताइए कौन सा कथन, फिर से पढ़िएगा थोड़ा सा भैया। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। 40 साल तक आपका काम किए थे। तो ये आपका कौन थे, तो आपका विलियम फिंच है, ध्यान रखिए, विलियम फिंच का आपका कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए, ब्रिटिश के द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मुगल सम्राट को विदेशी शक्ति का मात्र पेंशन भोगी बना दिया गया। ब्रिटिशों ने दिल्ली पर किस वर्ष कब्जा किया था। तो ब्रिटिशों ने दिल्ली पर किस वर्ष कब्जा किए थे, तो आपका 1803 में किए थे। कहाँ 1803, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ध्यान रखिएगा। इसका सोल्यूशन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इतना सोल्यूशन में इतना आपका खराब दिख रहा है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। बताइए, बंगाल में द्वैत शासन से संबंध है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है, देखिए कथन एक में, द्वैत शासन 1765 से 1772 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक सत्ता का प्रयोग करती थी, जबकि भारतीय आधिकारिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाते थे। बिल्कुल सही है। द्वैत शासन 1772 में समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने बंगाल का प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि कथन 2 में आपका भी बिल्कुल सही है। बंगाल के द्वैत शासन के संबंध में दोनों कथन आपका सही होगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइए, किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मूल रूप से मित्र मेला के तौर पर हुई थी, जिसके बाद किसी दूसरे का नाम पुनर्गठित किया गया। बताइए, किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मूल रूप से मित्र मेला के तौर पर हुई थी, जिसके बाद किसी दूसरे के नाम से पुनर्गठित किया गया था। तो किसको किया गया था, तो अभिनव भारत किया गया था। ध्यान रखिए, अभिनव भारत को ऊपर किया गया था। देखिए, सोल्यूशन भी आप नहीं दे पाएंगे, सोल्यूशन इतना खराब लिखा हुआ है कि हम सोल्यूशन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला 36वां प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन में पहली टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों को जोड़ती थी। तो ब्रिटिश भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों को जोड़ती थी, किन 2 शहरों को आपको जोड़ती थी, ध्यान रखिएगा, आपके कलकत्ता और आगरा को जोड़ती थी। कलकत्ता और आगरा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में आपका संस्थान दिया हुआ है, सूची 2 में आपका गवर्नर जनरल दिया हुआ है, तो रखिएगा। चलिए हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या फोर्ट विलियम कॉलेज इसकी संस्थान हो गया, इस सर आपका संस्थान हो गया, इस सर आपका गवर्नर जनरल हो गया। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज ये आपका हो जाएगा 4 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। देखिए, कोलकाता मदरसा किस गवर्नर जनरल के काल में आपका शायद यह स्थापना किया गया, शायद यही होगा, स्थापित किया गया था। किसके शासन काल में, तो ये आपका किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के काल में। देखिए, गवर्नमेंट संस्कृति कॉलेज कोलकाता, इनके किस गवर्नर जनरल के
शासन में आपका स्थापित किए गए थे? तो आपका किए गए थे, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड हेमस्टन के काल में। बताइए कोलकाता मेडिकल कॉलेज, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर को पता नहीं क्या बोल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 लॉर्ड वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्थापित किया किसके शासनकाल में? आपका किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित किया गया था, ये आप लोग को बोलना है। देखिए 38वां प्रश्न बताइए, क्रांतिकारी समाचार पत्र तलवार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? क्रांतिकारी समाचार पत्र तलवार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपका बर्लिन से प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 को। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। ये कथन एक में सन 1809 में उन्होंने सन 1809 में उन्होंने फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्टर्स नामक ग्रंथ लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में 1815 में इसकी धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो कथन पर दोनों सही है। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के संबंध में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए न्यू कैंपस फॉर ओल्ड नामक लेखों की प्रसिद्ध श्रृंखला, जिसमें से कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व के तरीकों की कड़ी आलोचना की गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका देखिए अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखिए किसके द्वारा? तो अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइए चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? देखिए कथन एक में आपका है, इन्होंने सभी विधायी शक्तियों गवर्नर जनरल के उन काउंसिल में निहित कर दी थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग अलग कानून निर्माण शक्तियों को स्थापित की, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक 1833 चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सिर्फ कथन एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1936 में मजदूर वर्ग और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी? कौन किए थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका इनके स्थापना किए थे। किसके? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना आपका बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए इंडियन हार्ट कोर्ट एक्ट 1861 के तहत कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हाई कोर्ट इनमें से किस संस्थान की जगह ली थी? किस संस्थान के ऊपर जगह ली थी? तो ये आपका सदर दीवानी और निजाम न्यायालय की स्थापना ली थी, ध्यान में रखिए। सदर दीवानी और निजामत न्यायालय के आपका स्थान लिए थे, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या था? देखिए इंडियन हार्ट कोर्ट एक्ट 1861 के तहत कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हाई कोर्ट ने इनमें से किस संस्थान की जगह ली थी? तो सदर दीवानी की जगह ली थी और निजामत न्यायालय की स्थापना लिए थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। चलिए 44वां प्रश्न का मैं आंसर स्टार मार देता हूँ भैया, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। बताइए सर सैयद अहमद खान ने 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? बताइए सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? बाद में आपको कौन सा मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो आपका ध्यान रखिएगा मोहम्मदन एंग्लो वेस्टर्न कॉलेज, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्थापित किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्थापित किया गया था? तो आपका देखिए जो किया गया था, इंडियन एसोसिएशन को किया गया था, पुनः सार्वजनिक सभा को किया गया था, मद्रास महाजन सभा को किया गया था, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्थापित किया था? ये ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले आपको ये तीनों संगठन जो है आपका क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में
विऔद्योगिकरण शब्द का वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या था? बताइए 19वीं सदी में उपनिवेशिक भारत में विऔद्योगिकरण शब्द का वास्तविक आर्थिक अर्थ क्या था? वास्तविक अर्थ क्या था, ध्यान में रखिए। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका चार्टर एकाधिकार खत्म होने के बाद शक्ति मशीनों से बनी ब्रिटिश कपड़ा सामग्री से आने से प्रारंभिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को खत्म होना, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में विऔद्योगिकरण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो यह है चार्टर एकाधिकार खत्म होने के बाद सस्ती मशीनों से बनी ब्रिटिश कपड़ा सामग्री से आने से प्रारंभिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को खत्म होना, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 48 के 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है फिर यह गलत है आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक में भारत शासक प्रमुख में से 1% भी कम लोग विद्रोह में शामिल हुए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्वालियर, सिंधिया और हैदराबाद निजाम ने अंग्रेजों के सक्रिय रूप में सहायता की, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, नेपाल में राणा पूरे विद्रोह के दौरान तटस्थ रहे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, ध्यान रखिए। 1 और 3 आपका सही, इसमें बोल रहा था उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक फजपुर अधिवेशन 1936 में जिनकी आत्महत्या जवाहरलाल नेहरू ने की थी, किस प्रमुख वैचारिक बदलाव को विशेष रूप से रेखांकित किया गया था? बताइएगा, इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, एक व्यापक कृषि कार्यक्रम को अपनाना, जो मुख्य धारा की राष्ट्रवादी राजनीति में किसान मुद्दों को गहन एकीकरण को प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा भैया थोड़ा फिर से, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है प्रश्न नंबर 50 की। होता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में आपका है, याद रखिए, कथन 1 में आपका है, कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए, अप्रैल 1906 में बरिशाल में बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले शांतिपूर्ण प्रतिनिधियों पर पुलिस के बेरहमी से हमला किया और सम्मेलन को जबरदस्ती तितर बितर कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में बरिशाल की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जनता की नाराजगी को कम करने के लिए प्रेस आज़ादी को बढ़ावा दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ कथन 1 आपका सही है, कथन 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। सूची 1 में है दोआब, सूची 2 में नदी। बताइए रोहिलखंड का मैदान किस नदी पर आपका है? तो रोहिलखंड का आपका हो जाएगा, सम्मिलित कीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 में, 3 आपका हो जाएगा रामगंगा व गोमती। देखिए ये सारे देखिए आपका दोआब हो गया यार, ये सारा आपका नदी हो गया। कहते पश्चिम बंगाल का मैदान आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका कोसी व महानंदा। मिथिला का मैदान ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बूढ़ी गंडक व कोसी। अवध का मैदान ये आपका हो जाएगा गुमती व घाघरा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। बताइए डंकन के पास किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं? डंकन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं? बताइए डंकन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं? तो ये आपका जो है सो देखिए दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच आपका स्थित हैं। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच आपका डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता प्रश्न नंबर 53 की। सूची 1 में हिमनद, ये सारा हिमनद हो गया, ये सारा आपका अवस्थिति हो गया। तो कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? बताइए कंचनजंगा जो ऐसा आपका ध्यान रखिएगा आपका सिक्किम में अवस्थित है। बताइए पिंडारी आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। बताइए सारा उगमा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बताइए सियाचिन आपका कहाँ है? तो काराकोरम रेंज में है, ध्यान में रखिएगा। तो यानी इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा दर्रा है जिनका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है तथा भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है?
पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लेपुलेख दर्रा हो जाएगा, ध्यान में रखिए कौन सा हो जाएगा लेपुलेख दर्रा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा दर्रा है जिनका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। वह भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है, तो लेपुलेख दर्रा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए लेपुलेख दर्रा यह भारत और चीन सीमा के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत के व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोकटक झील के संदर्भ में सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकटक झील के संदर्भ में सही है। तो लोकटक झील के संदर्भ में आपका जो है सो ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर भैया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। थोड़ा हार्ड भी नहीं है ना, तो क्यों उतना इजी भी है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 56 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून विच्छेद का कारण नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानसून विच्छेद का कारण नहीं है। कौन सा मानसून को विच्छेद का कारण नहीं है। तो आर्द्र वायु का तीव्र अवरोहन, ध्यान में रखिए आर्द्र वायु का तीव्र अवरोहन जो है सो आपका देखिए मानसून विच्छेद का कारण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। भारत में सर्वप्रथम कहवा कॉफ़ी कहाँ रोपा गया था। बताइए भारत में सर्वप्रथम कहवा कॉफ़ी कहाँ रोपा गया था। कहाँ रोपा गया था, ये आपका बाबा बुदान की पहाड़ी में रोपा गया था। कहाँ बाबा बुदान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या इल्मेनाइट व रूटाइल खनिजों के मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है, तो ये आपका टाइटेनियम हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 59 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिण सीमा से होकर गुजरती है, बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बसा संधि न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है, बिल्कुल गलत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीपीय से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जो है, केवल 3 आपका सही है। माफ कीजिएगा, इसका सेट देखिए अब बहुत ही खराब आया है, इसके कारण ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नाइजर नदी गुजरती है। मतलब निम्नलिखित में से किस देश से होकर नाइजर नदी आपको गुजरती है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए गिनी से होकर गुजरती है, आपका माली से होकर गुजरती है, और आपका नाइजीरिया से होकर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए नाइजर नदी किससे होकर गुजरती है, तो आपका गिनी से और माली से और नाइजीरिया से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर 1, 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। बताइए कौन सा कथन सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्र जांच के लिए लोकपाल के पास अपनी समाप्ति जांच के अभियोजन शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र जांच के लिए लोकपाल के पास अपनी समर्पित जांच और अभियोजन शाखाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए एक में विधि की समझ समानता अनुच्छेद 14 ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए अस्पृश्यता के अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही सुमिलित है। उसके बाद उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही सुमिलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33 ये बिल्कुल आपको सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपको अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा, ध्यान रखिए अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा। ध्यान संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 32 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। बताइए किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र को कौन सा बड़ा घटा सकता है। बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कौन बढ़ाया घटा सकता है। कौन बढ़ाया घटा सकता है, तो भारत का संसद, ध्यान में रखिएगा। ये आपको बढ़ा सकता है या फिर घटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। बताइए भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया किस स्रोत से ली गई है। तो भारतीय संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस स्रोत से ली गई है, तो ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका संविधान से आपका लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत का संविधान राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपका दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। बताइए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा वित्तीय आपातकाल 360
अनुच्छेद 360 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें ना ही एक सही है ना ही दो सही है, इसमें हमको कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। 66 नंबर प्रश्न बताइएगा, राज्य संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। ये कथन एक में, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा को भंग होने पर समाप्त नहीं होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो मैं राज्य विधान, चलिए बताइए, राज्य संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही बोल रहा था, तो कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में क्या है, राज्य विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक जिसे अभी तक विधानसभा में पारित नहीं किया गया है, क्या पारित नहीं किया गया, विधानसभा को भंग को समाप्त नहीं होता है। क्या होता है, ध्यान रखिए, विधानसभा के भंग होने के पर समाप्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में दोनों कथन आपका सही है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जो है। ठीक है भैया, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 67 की ओर। मतलब भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसके बारे में भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन एक में, कोई व्यक्ति जो संसद किसी भी सदन या का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने की अनिवार्य अवधि के भीतर किसी एक सदन के लिए चुना जाना चाहिए। क्या कथन एक आपका सही है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में, संविधान यह अनिवार्य करता है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का सदस्य हों, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में कथन एक आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। बताइए, विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। इसमें हाथ जोड़ के हमसे माफ़ी मांगते हैं भैया, क्योंकि उतना क्लियर सेट आपका नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। थोड़ा सा पढ़ने में भी हमको दिक्कत हो रहा है, ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। इसमें बोल रहा है कि विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से परिस्थिति जानने विवेकपूर्ण शक्तियों देता है, जबकि राज्यपाल को केवल संवैधानिक विवेकपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। कथन दो में आपका है, यदि कोई सवाल उठाता है तो क्या कोई मामला राज्यपाल के विवेक के दायरे में आता है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, विवेकपूर्ण शक्तियों के बारे में कथन दो आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की होता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति पूरी तरह से केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी है, जिससे राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व आपका नहीं है, तो आपका प्राक्कलन समिति हो जाएगा। कहाँ जाएगा, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। जिसे राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आपका प्राक्कलन समिति का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। चलिए बताइएगा कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों का प्रबंध का अधिकार निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सीमाओं से अधीन है। तो अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रावधान का अधिकार निम्नलिखित में से किन संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, किन सीमाओं के अधीन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जगह केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और व्यवस्था, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका केवल सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। बताइए, रिजर्व रेपो रेट बढ़ने के तुरंत असर क्या होता है। तो रिजर्व रेपो रेट बढ़ने का तुरंत असर क्या होता है, तुरंत असर होता है बैंकों का अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखना ज़्यादा फायदेमंद लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। चलिए इसका स्टार मार देते हैं भैया। इस क्वेश्चन को आप हमेशा कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हर बार हम देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग के छोड़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। तो भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार, एक सेकंड रुक जाइए। अभी ऊपर हम लोग कितना नंबर प्रश्न किए थे, 72 नंबर प्रश्न किए थे, 72, एक ही पेज 2 बार आ गया था। चलिए 73 नंबर प्रश्न से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
बताइएगा सूची 1 सूची 2। सूची 1 में क्या है, राजकोषीय घाटा, चलिए मिलान करना है, चलिए सीधा सीधे समझिए कि मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए। देखिए राजकोषीय घाटा ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, कुल उधार लेने की ज़रूरत, ये आपका 2 में हो जाएगा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, सरकार के बजट में कमी को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा आपका जो है सो केवल चालू वर्ष के लिए उधार लेने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, प्रभावी राजस्व घाटा ये आपका हो जाएगा, पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई अनुदान को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा भैया, इसका सोल्यूशन नहीं रहने के कारण हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीबीए और जीडीपी के बीच संबंध को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीबीए और जीडीपी के बीच संबंध को बताता है। संबंध को कौन बताता है, तो ये आपका जीडीपी बराबर जीबीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न होगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में 1990 के बाद मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत से बेहतर हैं। बिल्कुल एक आपका सही है। 2 में शिशु मृत्यु दर IMR घटकर 25 हो गई है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर संकलन नामांकन अनुपात 90% से अधिक हो गया है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में तीनों कथन आपका सही है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन आपका सही है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।